क्या ये संस्मरण एक तरह से रैंडमली लिखे जा रहे थे और उनको बाद में एक किताब की शक्ल में तरतीब दिया, या पुस्तक का आइडिया पहले आपके जहन में था? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरे मन की बात थी, मुझे जब जो चीज़ याद आती थी मैं उस तरीके से उसे लिखती थी। चीज़ें बिखरी हुई थी बहुत इधर-उधर। और पिछले 3 साल जो कोरोना का पीरियड अगर लेंगे तो लाइक ये किताब ये राजकमल वाले स्कूल में आने की तैयारी में थी। तो इसको बहुत ये लेट स्टूडेंट हो गया, आते-आते मेले में आई ये किताब। पर मेले में आने के बावजूद मुझे लगता है ये स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर ले जाएगी। मुझे इसके आवरण के बारे में बताइए कि ये एक बहुत खींच लेने वाला आवरण है, और इसका आपके साथ क्या अंतर संबंध आप पाती हैं? हाँ, तो आवरण शिराज हुसैन ने बनाया इसका, उनका बहुत दिल से शुक्रिया। सत्यानंद इस किताब में बहुत मन से जुड़े रहे हैं इसके संपादन में। तो और इसके आवरण में मेरा एक राइटअप भी है, यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे कम लोग हैं फिर भी। एक माँ और बेटी का अंतर संबंध है। और ये लिखित में इस तरीके से है कि एक टाइम आया था जब इस तरीके के ऊन शहरों में आए थे। गोले वाला ऊन ख़त्म होकर के लच्छियों वाले ऊन के ढेर पहाड़ों की तरह लगते थे। अच्छा, अच्छा। और उसमें से ये ख़रीदा जाता था और अम्मा इसी तरह बैठ कर के उसको सुलझाती थी। और हम उससे ऐसे कभी बॉल बना के कभी कुछ बना के खेलते रहते थे। तो सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, ये दोनों कैरेक्टर आपस में मुझे लगता है जैसे सृष्टि का एक छोर एक माँ के पास है, दूसरा बेटी के पास है। और दोनों अपने जीवन को जी रहे हैं और ये रोल रिवर्स है, एक बार ये यहाँ है दूसरी बार वो वहाँ है। तो मुझे इसलिए भी ये पोस्टर बहुत मन के करीब है। पूरब की बेटियां एक तरह से कहीं अपने अतीत को जीने का प्रयास है, अपने बचपन को, अपने कैशोर्य को जीने का प्रयास है। पहले मुझे लगता है कि इसके बारे में बात की जाए, उसके बाद जो दूसरा मेरे सवाल का हिस्सा है वो बाद में आता है। ये स्मृतियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, और अतीत में बार बार आवाजाही करने की क्या जरूरत है जब समाज इतना बदहवास और भविष्य की तरफ भाग रहा है? मैं 19 साल की उम्र में बॉम्बे आ गई थी। हम्म। और मेरे लिए ये पूरा इन्वायरमेंट बिल्कुल ही अलग था। मैं जिस शहर से आई थी उस शहर और इस शहर के बीच में बहुत फ़र्क था। और जब आप वहाँ एक बहुत बातूनी बच्चे होते हैं और यहाँ आकर के आप अचानक से एक सेल में बंद हो जाते हैं, तो एक बहुत लंबी उदासी भी है इसमें, एक बहुत लंबा घुटन भी है इसमें। ऐसे नहीं कि आप घर से बेजार थे, पर कहीं ना कहीं इंसान अंदर जो थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो और इस तरीके की चीज़ें सोच रहा हो, वो बेजार भी होता है कि हाय अब क्या ये जीवन है, खाना बनाओ और ये करो। पर उसमें भी 15 साल चला ही गया। मेरी जो याद है, यादों के बारे में बात कही ना, स्मृतियों के बारे में मैं क्यों बार बार जाती हूँ, वो इतनी ज़्यादा सुंदर और आकर्षित करती रही हैं मुझे हमेशा कि मैं अपने डाउन फेज में भी बहुत बार मैंने उनका हाथ थामा है और मैं उन स्मृतियों का हाथ थाम के ही कहीं ना कहीं बाहर निकली हूँ। मतलब वो मेरे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। मेरे जहन में एक बात अक्सर आती रही है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि स्मृतियों में वापस लौटने का जो एडिक्शन है वो एक उम्र के बाद आता है। मुझे लगता है एक सीनियर सिटीजन बनने के बाद ये गुंजाइश बहुत ज़्यादा आती है, जब आपके पास बहुत सारी फुर्सत होती है और जब आप अपने तमाम तरह के कामों से मुक्त हो जाते हैं, तो आपके पास एक वक्त होता है कि आप अपने अतीत में बार बार लौटें, अपने अतीत के गौरव में लौटें, अपने अतीत की पीड़ा में लौटें। इस उम्र में इसकी क्या ज़रूरत थी? जिस उम्र में मैं बॉम्बे आई उस उम्र में मुझे बॉम्बे आने की भी क्या ज़रूरत थी। वो बहुत कम उम्र थी बॉम्बे आने के लिए। और फिर वो और जिस सेटअप में मैं रख दी गई, तो हमें ये सिखा के भेजा गया था कि हमें एक घर चलाना है, निभा लेना है। निभा लेना है। तो आपके अंदर जितना भी कुछ था आप अपने मन में रखते गए, आप किसी से कहे नहीं ना। तो उसके लिए उम्र की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके मन का भर जाना ही बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं वो मन भरता गया होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आसपास की चीज़
इतनी बहुत ज़्यादा कमाल की हो कि वो मेरे अतीत पर भारी पड़े। मुझे लगा मैंने बहुत भारी और शानदार टाइम बिताया, और मुझे यहाँ आने के बाद इस चकाचौंध वाले बॉम्बे ने बहुत ज़्यादा ये शहर अच्छा है, ये शहर इस मामले में मुझे अच्छा लगा कि ये आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता बदलने की, आप जैसे हैं वैसा आपको रहने देता है। तो कम से कम इस शहर में मेरे लिए ये सहूलियत थी कि मैं इस शहर में आई, तो मैं जैसी थी मैंने अपने अंदर इन चीज़ों को रखा और रखती गई बहुत टाइम तक, क्योंकि शायद मैं जब यहाँ आई होंगी तो मेरा जीवन बहुत हैपनिंग नहीं रहा होगा, है ना? तो बहुत हैपनिंग होने से हो सकता है मैं कहीं और भी बिखर जाती, कहीं और मेरा झुकाव होता, लोगों से मिलती, तो मेरे लिए ज़िंदगी बिल्कुल सिमट के एक घर हो गई थी। तो ये घर से बाहर निकलने का तरीका था, उम्र इसमें बीच में आती नहीं गई। एक चीज जो मैंने देखी शैलजा पाठक के लिखे हुए में, वो ये है कि चीजों, लोगों, जगहों और यादों से छूटने की पीड़ा, किसी चीज से जुदा हो जाने का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा आता है। क्या कहीं ना कहीं असुरक्षा है किसी चीज के पीछे छूट जाने की, किसी व्यक्ति के, किसी मोहल्ले के, किसी समय के, किसी समाज के, किसी परिस्थिति के पीछे छूट जाने की, उससे जुदा हो जाने की? हाँ है, अमूमन हर लड़कियों में होता है। और लड़कियां जब आप 9th-10th में एमए ही पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमारे बचपन में, मेरा बचपन बहुत बदमाश बचपन रहा है, जो चोरी करता था, बदमाशियां करता था, जो कंचे खेलता था, तो ऐसे बचपन को ला करके आप किसी घर में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने के लिए रख देंगे तो घुटन होना उसका बहुत ही लाजमी है। तो हर वो चीज़ जो छूटी, मेरी बहनें बहुत कम उम्र में मुझसे शादी करके दूर हो गई, तो मेरे अपने घर में मेरी चाचियाँ, मतलब वो कहानियाँ मेरे अपने घर में होती हैं, जो इतने दिन से छूटे और 22 साल तक अपने मायके नहीं गए यार, और हमने उन्हें अब वृद्ध होते देखा कि ऐसी लड़कियों को इस तरीके से इस डोर से काट दिया गया कि वो कभी उस जगह पर लौटे ही नहीं। तो हाँ, मुझे एक सुरक्षा है। और शुरू में हमारी अपब्रिंगिंग बाकायदा बहुत साधारण लड़कियों की है कि आपकी शादी हो गई, बस ख़त्म यहाँ से आपका रिश्ता। तो हाँ, मुझे टूटने छूटने इस चीज़ की पीड़ा बहुत सताती है। मैं उस मोमेंट को हमेशा रोक लेना चाहती हूँ कि अब बस यार ये ना हो, पर वो हो जाता है। एक चीज और मैंने देखी, इस किताब का एक सेक्शन है, इश्क में कमली हो जाना। अ, मुझे ये एहसास हुआ कि प्रेम की पीड़ा, और उसके अलावा एक और एहसास हुआ कि प्रेम में कहीं रेसिप्रोकेशन नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे लेख ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये दिखाते हैं कि एक लड़की प्रेम किए जा रही है, उसको उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां बहुत बुरी तरह से दिल टूटने की बातें हैं। ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, क्या ये किताब एक वेंट है अपने भीतर की पीड़ा को बाहर निकालने का? हाँ, बोल सकते हैं कि ऐसा है। प्रेम अक्सर आधा अधूरा रहा। प्रेम प्रेम जब जीवन में आया तो जीवन में बहुत सारा कुछ घटित भी हो गया। आप एक पूरा जीवन जी चुके होते हैं, उसके बाद प्रेम होता है। हमने तो प्रेम ही नहीं किया था। तो प्रेम जब भी आया दुख के साथ आया, अधूरा आया, तकलीफ दे करके गया। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जब लिखा तो वो कम से कम मन से बाहर तो निकला एक बार। हाँ। कितने साहस की जरूरत थी अपने इस अधूरे प्रेम की पीड़ा को जीने के लिए और उसके बारे में लिखने के लिए? जीने के लिए साहस की ज़रूरत थी, और लिखने के लिए साहस की ज़रूरत नहीं थी। जो सच है उसे लिख देना चाहिए। मुझे एक चीज जहन में आती है कि सवाल उठा इस गद्य को पढ़ने के बाद कि अचानक बनारस छूट जाने के बाद बंबई आने पर बनारस छूटने की यादें, इसका उल्टा नहीं हो सकता था कि एक अजायब घर जैसे शहर में आने के बाद एक छोटे शहर की लड़की एक रंग महल को देख रही है और उस अजूबे को देख रही है? ये गद्य इस तरह क्यों नहीं हुआ? अच्छा, कि वो आई तो यहाँ पर चीज़ें उसे बहुत ही आकर्षित क्यों नहीं करने लग गई? अच्छा, अच्छा। एक बड़ा शहर, एक माया हाँ, नगरी, हाँ, एक एक बड़ा। इंद्रलोक, हाँ, हाँ, हाँ। जहां सब कुछ भाग रहे हैं, जहां सब कुछ विराट है, अंतहीन है, अच्छा। ये क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये क्यों नहीं हुआ? आपके आस-पास लोग भी तो थे ना, आप अकेली थोड़ी ब्याह के आ गए थे। आप ब्याहे थे तो आपके साथ एक परिवार भी मिला था।
तो उसकी भी तो बड़ी भूमिका होती है ना, शहर को दिखाना। पहले तो वही हमें शहर से परिचित कराएगा, उसके बाद आप अकेले शहर से। मैं अकेले समंदर तक नहीं देखने गई थी। मुझे कहा गया था कि मतलब शाम जब भी निकलना या वीकेंड में आप जब भी निकलना, हस्बैंड जाएगा पीछे, तुम जाओगी। तो मैंने तो इस शहर को अपनी नज़र से इस तरीके से देखा ही नहीं, जिया ही नहीं कि मुझे चीज़ें आकर्षित करती। हाँ, बहुत शुरू में किसी से कहा था, जब बॉम्बे ऐसा शहर है कि जब आप चल रहे होते हैं तो आप सीधे नहीं देखते हैं, आप ऊंचा देखते चलते हैं, है ना, ताकि बिल्डिंग बहुत है। तो मुझे ये कहीं बहुत आकर्षित नहीं किया कि, और आने के बाद हाँ, ये नहीं कि यहाँ आप मरीन लाइंस गए आपको अच्छा नहीं लगा, पर आप जिन लोगों के साथ थे ना उस समय, वो उसको उस तरीके से लेने ही नहीं दिए कि ये बड़ा अच्छा है। उन्होंने हर जगह इनसिक्योरिटी पैदा की, यहाँ ऐसे नहीं जाते, वहाँ वैसे नहीं जाते, वहाँ ऐसे बैठना नहीं है। तो उसका असर मेरे दिमाग पे बहुत पड़ा और मैं फिर सिमट गई। मुझे लगा मैं शायद इस शहर को कभी अपने तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊँगी। क्या आज भी शैलजा पाठक को मुंबई शहर भयावह और डरावना लगता है? रात हो जाए तो लगता है। वैसे मैंने अब थोड़े 2-4 साल से ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं अपने तरीके से थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड कर रही हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत प्यारा शहर है, और वही वाली बात है कि ये शहर आपको अपने तरीके से जीने देता है, रहने देता है, सुरक्षित रखता है। ऐसा नहीं कि इस शहर से मेरी कंप्लेंट्स है, पर शुरुआती दौर में इस शहर से मेरा इंटरेक्शन अगर अकेला होता तो शायद मैंने इस शहर में बहुत अच्छी चीज़ें ढूंढ ली होती। पर जिस माहौल के साथ, एक परिवार के साथ जिस तरीके से हुआ, उसमें रहा क्या, रह रहे ये बाहर जाएगी तो भूल जाएगी, ये तो बनारस की है, इसको तो ट्रेन में चढ़ने नहीं आएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो फिर वो चीज़ें सुन सुन करके आप कहीं ना कहीं घर में बैठ जाते हो, फिर आप बाहर जाने से डरने लग जाते हो। मैं उस डर में रही हूँ बहुत टाइम तक कि हाँ, मैं बहुत बुद्धू हूँ, मैं लोकल ट्रेन में नहीं जा सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं उस तरफ स्टेशन पे खड़ा रहने की, वो गलत जगह है, वो रेड लाइट एरिया है। मैं कई बार उधर सांता क्रूज जाते समय तो मुझे अरे अरे कहीं भी खड़ी हो गई। तो हाँ, मेरे अंदर वो डर भर दिया गया, इनसिक्योरिटी। मुझे लगा नहीं नहीं, मैं इस शहर के लायक ही नहीं हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। फिर शैलजा पाठक एक कवित्री है, उसके लिए ये सारी स्मृतियां, ये सारी पीड़ाएं, यादों की ये सारी यात्राएं गद्य के रूप में क्यों आई, कविता के रूप में क्यों नहीं आई, जबकि वो एक एक चर्चित कवित्री के रूप में जानी जाती रही है? कविताओं में भी मेरे बहुत सारी कहानियाँ ही चलती रहती हैं। अगर कविताएं कोई भी एक उठाएंगे, प्रेम की भी एक उठाएंगे तो वहाँ भी है। अगर रिश्तों की भी कोई कविता लिखेंगे, वहाँ एक छोटी सी कहानी नज़र आएगी। गद्य में आने का ऐसा कोई ऐसे पर्पजली नहीं किया कि ये गद्य करते हैं, पर जिस तरीके से डायरी में बातें लिखी जाती हैं, ये वैसे लिखी गई बातें थी कि डायरी में थोड़ा थोड़ा करके कुछ लिखते हैं। उसके बाद जब इसको इकट्ठा किया तो लगा कि कुछ ठीक ठाक लग रहा है, इसे ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो करते हैं, ऐसे गद्य लिखते हैं। एक सवाल शैलजा पाठक की कविताओं के बारे में भी है। मैं ये देखता हूँ कि हमारे समय के कवि बहुत कड़ियल किस्म की कविताएं लिखते हैं, एक कड़े यथार्थ की तल्ख स्वाद से भरी हुई कविताएं। शैलजा पाठक की कविताएं स्मृतियों और अति संवेदनशीलता से भरी हुई कविताएं हैं। क्या शैलजा पाठक ओवर सेंसिटिव है? हाँ, मैं हूँ। क्या ये ओवर सेंसिटिव होना एक खूबी है या इसको एक खामी के तौर पर देखा जाए? दोनों है। बहुत बार ये बहुत खामी है, आपको बहुत तकलीफ देती है, पर अब मैं हूँ ऐसी, मेरी बनावट में है, मैं क्या करूँ। मुझे ये बताओ कि इस पूरे गद्य को लिखने में कितना समय लगा, और इन स्मृतियों को लिखने के बाद जब पन्नों का ये सिलसिला मोटा होता चला जा रहा था, तो मुड़कर देखने और पढ़ने में एक आनंद था कि ये लिख लिया, ये एक तकलीफ थी कि अंदर की पीड़ा को कहीं ना कहीं एक लफ्ज दे दिया? तकलीफ थी। क्यों थी? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे लगा कि अगर इसे हमारे घर के कोई भी, मेरे अपने घर का कोई फैमिली मेम्बर अगर पढ़ेगा तो वो बहुत ही आसानी से किसी भी कैरेक्टर से रिलेट करेगा। वो सवाल भी कर सकता है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो मुझे तकलीफ़ हुई जब मैंने ये लिख करके ख़त्म किया, तो मुझे लगा कि यार मैं दुखी हो गई बेकार लिख करके, और ये किताब जहाँ भी जाएगी लोगों को थोड़ी उदास कर देगी शायद। ये किताब तो उदास करने वाली ही है। मैं इसके जो उपशीर्षक हैं उनकी बात करना चाहता हूँ, और लोगों को, जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है उसकी भी बात करता हूँ, कि जहाँ से बार बार विदा होते हैं हम। एक सेक्शन है कंधे पर टिकी सिसकी, एक सेक्शन है अक्टूबर खुमार, पत्थर का शहर, सेमर सा उड़ता मन।
प्यार में कमली हो जाना, ब्याह की बाली उम्र को सलाम, है क्या कोई रास्ता लौटने का, वगैरह वगैरह। माई तेरी चूनर लहराई। लेखों के जो शीर्षक हैं इन इन सेक्शंस के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंट्रिकेट हैं। किस तरह से इसको बांटा है अलग अलग सेक्शंस में इस किताब को? हम इस बात से क्या समझें कि है कोई रास्ता लौटने का? ये सेक्शन किस बारे में बात करता है? या प्यार में कमली हो जाना? कौन सा वाला जवाब देना पहले? है कोई रास्ता लौटने का? हाँ, कोई सा भी वाला जवाब, हम सारे जवाब सुनने के लिए तैयार हैं। तो है कोई रास्ता लौटने का, ऐसे कई बार कविताओं में भी आया है। जब आप कहीं भी लौट के जाना चाहते हैं, और मेरे कविताओं में भी और गद्य में भी ये बात बहुत बार आई है, विस्थापन का दर्द। ये विस्थापन वाली चीज़ मुझे हमेशा ये सताती रही है कि हमारी परवरिश में इसको इतने स्ट्रांगली हमारे मन में ऐसे घुसा के क्यों रख दिया गया कि अब तुम यहाँ की नहीं रही। तो और जब आप दूसरे परिवार में जाते हैं और कुछ वहाँ की प्रॉब्लम्स होती है, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, आप परेशान होते हैं, तो वो कौन सा रास्ता है जो आप कहीं तो अपनों के पास लौटेंगे। तो वो अपने जो बोले कि अब तो तुम्हारा घर वही है। तो हाँ, ये सेक्शन शायद ऐसे आया होगा कि कोई रास्ता नहीं होता है हमारे पास लौटने का, हम जहाँ हैं हम वैसे ही फिर सर्वाइव करने लग जाते हैं। क्या आज की लड़कियां, शैलजा पाठक की पीढ़ी के बाद की लड़कियां ये महसूस करती हैं कि उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है? वो बहुत स्ट्रांग हो रही हैं लड़कियां, पढ़ रही हैं, अपने लिए जगह बना रही हैं। आजकल की लड़कियां, मेरे जहन में तो कभी ख्याल ही नहीं है कोई लड़की सोची कि हम अपने लिए घर खरीद लें। आजकल एक दो लड़कियों को जब सुन रही हूँ कि उनका घर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। छत बहुत बड़ी बात होती है। जब आप नाराज़ होके, गुस्सा होके, या किसी भी चीज़ से कोई भी विवाद होता है, तो आप कहाँ जाएंगे? किसी घर में तो जाएंगे। तो लड़कियां तो आगे बहुत कुछ कर रही हैं। पर मैं ये भी मानूंगी कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस उदासी से, इस अलगाव से, हमें तैयार की गई जो ये लड़की वाला शिक्षा है, इससे उन्हें बाकी उदासी होती होगी, वो दुखी होती होंगी। एक चीज़ मुझे पता नहीं क्यों ये मेरे जहन में आई, हो सकता है कि ये जहन में आई एक अजीब सी बात हो, कि क्या ये लड़की अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती और कहीं नौकरी कर रही होती और ढेर सारे पैसे कमा रही होती, तो क्या ये लड़की इसी तरह से सोच पाती जिस तरह से पूरब की बेटियां लिखने वाली लड़की ने सोचा है? अगर मैं नौकरी कर रही होती और मेरे पास पैसे होते, नहीं, मैं सोचती तो बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, जो पैसे भी कमा रहे हैं, और जिनके पास इतनी खूब सारी अकेलेपन की कहानियां हैं, बहुत सारी उदास शामें हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई कमी है। और आप बहुत अगर कमा रहे हो तो क्या इंडिपेंडेंट बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको मैंने उस घर को संभालते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, बावजूद भी वो घर छोड़ के कहीं नहीं गई। तो वो ज़रूर इतनी ही संवेदनशील होती। क्या ये किताब जितनी उदास है, शैलजा पाठक भी उतनी ही उदास है? मैं इतनी उदास बहुत पहले नहीं थी। एक्चुअली मैं उदास हूँ नहीं, पर हाँ, मेरे अंदर एक स्थायी उदासी जो रहती है हमेशा। पर अदरवाइज़ मुझे मस्ती करना पसंद है। जमाना ये कहता है कि जब उदासी बहुत ज़्यादा गहरी और गाढ़ी हो जाए तो मदद ले लेनी चाहिए। क्या शैलजा पाठक को ऐसा लगता है कि उसकी उदासी बहुत ज़्यादा गहरी और परेशान कर देने वाली हो चली है? हाँ, जब हो जाती है तो जैसे यहाँ आ गई, मैं बात कर रही हूँ अभी, तो वो उदासी कहीं और चली गई। दो चार दोस्तों से आप मिल लिए। हंसना जब सीख जाते हैं तो उदासी कहीं छुप जाती है, फिर कोई ध्यान नहीं देता। क्या इस किताब, इन स्मृतियों की, इस दर्द की किताब आ जाने के बाद कभी जीवन में शैलजा पाठक को ऐसा लगेगा कि मैं एक पाठिका के तौर पर इस किताब को दोबारा पढ़ के इस पूरी तस्वीर को फिर से जी लूं? हाँ, मुझे लगेगा कोई कोई सेक्शन ज़रूर मुझे लगेगा। कोई क्यों, सारा ही। प्यार में हारा हुआ सेक्शन भी मैं वापस जी सकती हूँ, उसमें क्या है। हाँ, वो बहुत गहरी संवेदना है, कौन नहीं जीना चाहेगा। एक जेनेरिक सवाल ये है कि इस किताब का सबसे प्रिय हिस्सा कौन सा है? मेरे बचपन का, जिसमें रामलीला का जिक्र है। रामलीला देखिए कभी? बहुत देखिए। अब बोरा लेके गए हो कभी रामलीला में नहीं, ऐसे बिछा के बैठने? मेरे साथ त्रासदी ये है कि मैं एक शहरी बच्चा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ।
तो इसलिए मुझे मेरे साथ उस तरह की स्मृतियां नहीं है, ईमानदारी से आज अच्छा। मंच से कबूल कर रहा हूँ। ओके, तो हम तो ऐसे बोरा ऐसे लपेट के यहाँ रख के और लालटेन लेके गांव में। लालटेन भी? हाँ, लालटेन अंधेरा होता था ना, रात में रामलीला शुरू होती थी। अच्छा हाँ, अच्छा। तो फिर वहाँ जाते थे और अपनी जगह घेर के रामलीला देखते थे। तो हम रामलीला से ज़िंदगी सीख रहे थे। ठीक है। ये छोटा सा अंश है। कुछ खेलों की पारी बड़ी लंबी होती है। प्राथमिक पाठशाला के आंगन में राम के विछोह में जार जार रुदन करते दशरथ को हमने बर्तन मांजते देखा। हम उनकी व्यथा से व्यथित थे। हमने बर्तन को नज़रअंदाज किया और दशरथ की आंखों के उमड़े समंदर में डूब गए। क्या बात है। रात की 1 घंटे की रामलीला से हम कभी नहीं उबरते, तब भी नहीं जब गांव के सरपंच के साथ राम रावण सुबह सवेरे लोटा लेके खेत की तरफ जाते। हमारे कमान में रखे सरकंडे के तीर आग उगलते। यह वही रावण है ना जिसने जोगिया साड़ी वाली सीता को उठा लिया था बलात्। हमारी आंख से पर्दा न उठता न गिरता। सीता बीड़ी फूंकती कोई लड़की नहीं, कोई दुबला सा लड़का होता। अगले दिन के खेल के लिए ब्लाउज में गोटा लगाता, पाठशाला के छत पर बिरहा गाता। बच्चे पूरे दिन मंडली के इर्द गिर्द ताक झांक करते। कौशल्या को मसाला पीसते देख हम उदास हो जाते। पथरी के दर्द से परेशान हनुमान मेरे पिताजी से दवाई लेने आता। हमें वह पूरी संजीवनी उठाकर उड़ता नजर आता हमेशा। कुछ सच हम देखना नहीं चाहते। हम राम के साथ 14 बरस की वनवास यात्रा पर थे। वाह। हम सीता के साथ महल का सुख छोड़ पति के पीछे चल पड़े थे। हम दशरथ की हूक के साथ विचलित हो कितनी ही बार राम राम पुकारे थे। हमने सुनहरे मृग और रावण को अपनी मासूम जुबान में सरापा भी था। हम रामायण थे, हम मंच की चौकी थे, हम पर्दे की तरह इस उस पार से खींचे जा रहे थे। हम चटनी में मिर्च की तरह पीसे जा रहे थे। क्या बात है। मैंने ये पूरी किताब जब देखी तो एक खास बात पर मेरा ध्यान गया कि अगर कोई और लड़की अपनी स्मृतियों को लिखती तो वो मैं की शैली में लिखती। इस किताब में सब कुछ सामूहिकता के बोध में है। यहाँ हम की शक्ल में सारी बात कही गई है। तो क्या ये सिर्फ शैलजा पाठक की कथा नहीं है, उस इलाके के स्त्री समाज की कथा है? ये जानबूझकर रखा गया है या ये सहज रूप से ऐसा हुआ है कि ये किताब हम के फॉर्म में आई है? नहीं, हम तो ऐसे कि बनारस में हम ऐसे ही हम करके बात करते हैं। आप बॉम्बे और दिल्ली आते हो तो मैं करके बात करते हो, पर इस हम में सामूहिकता है। क्यों नहीं? उस समय की जो भी लड़कियां रही होंगी, मेरे साथ जो बड़ी हुई होंगी, तो उनकी भी बातें तो है ना मैं करूँगी। मैं अकेले खुद की बात कैसे करूँगी? और इस लिखने की पूरी जर्नी में मैं अकेली तो नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं। मेरी पूरी याद, मेरी पूरी फैमिली, मेरा मोहल्ला, मेरा बचपन, सारा कुछ। तो हम ऐसा कुछ सोचा समझा नहीं है। इस सारे लोगों के साथ ये किताब चल रही है। जो बनारस शैलजा पाठक की स्मृतियों में है, वो बनारस अब बदल रहा है। बनारस 2 समयों में जीता है। एक समय में अतीत में फंसा हुआ बनारस है और दूसरा कहीं ना कहीं आधुनिक समाज के साथ चलने की कोशिश में ना अपने वर्तमान को जी पा रहा और ना अपने अतीत को संभाल पा रहा बनारस है। जब शैलजा पाठक अब बनारस लौटती हैं तो कितनी तकलीफ होती है इस दोहरे बनारस को देखते हुए? अरे बहुत भयंकर तकलीफ होती है। वो जो विश्वनाथ मंदिर जहाँ के टूरिस्ट कभी कम नहीं होते, किसी समय कम नहीं होते, हमारे बचपन में भी उतने ही आते थे। पर ये पॉलिटिकल बात ना करके कि वहाँ ये जो कुछ भी बना जा रहा है बनारस शहर को, हमने बनारस शंकर भगवान के मंदिर में हम पूरे लाइन लगाते थे। हम एकदम शंकर भगवान के ऊपर जाके फूल पत्ती दूध चढ़ाने वाले बच्चे थे और ये रोज़ चलता रहता था हमारा। अभी उसको एकदम ऐसे सिक्योरिटी में बंद कर दिया गया है। इतनी दूर से आपको घाट बना दिया गया है। मुझे बड़ा दुख होता है। सारी गली जहाँ से हम सामान खरीदते थे सब खत्म हो चुकी है। सारे दुकान जहाँ से हमारे बचपन के लकड़ी के खिलौने खरीदे जाते वो भी नहीं है। बताओ यार, बनारस ही बदल रहा है पूरा। बहुत दुख होता है मुझे ये बताओ कि सब कुछ स्मृतियों की जो पोट्री है वो इसमें समा गई? नहीं, ये तो ये अभी बाकी है। ये तो 10% भी नहीं है। बहुत कुछ है। तो ये पहली, गंगा कह रहे हैं ये पहली किस्त है, क्या हम इसे माने ऐसा कि पहली हाँ, किस्त है? मान लें।
पहली तुम किस्त मानोगी है। नहीं, लिखती रहोगी? नहीं, मैं मानूंगी नहीं ना, तो मैं बहुत टाइम तक मानती रही ना सबकी, अब इतने टाइम के बाद नहीं मानना शुरू किया है तो अब नहीं मानूंगी। तो कविताएं छोड़ दोगी? नहीं छोड़ूंगी क्यों? क्योंकि गद्य लिखना शुरू हो जाएगा। अरे तुम देखो, एंकर भी हो, ब्लॉग भी करते हो, रेडियो में भी काम करते हो, तो कुछ छोड़ते हो? मैं कहीं छिप जाऊं? मेरे को बोल रहे हो छोड़ो? यहाँ एक दिलचस्प बात है कि ये दो दोस्तों की भी बातचीत है, हमारी एक अदावत भी एक अंतरधारा के रूप में चलती रहती है, जिसमें ये मुझसे ज्यादा नाराज रहती है। हैं? शैलजा पाठक, कुछ आखिरी सवाल हैं मुझे। उनके बड़े ईमानदार जवाब चाहिए, जैसे तुमने अभी तक जवाब दिए हैं। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी किताब पूरब की बेटियां हिंदी समाज को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ डायरी लिखने का आईना दिखाएगी? डायरी लिखने का आईना दिखाएगी या नहीं पता नहीं, पर एक अच्छा इंसान बने रहना, संवेदनशील रहना, जो चीज़ें छूट जाती हैं वहाँ पलट के मत देखो, इतनी तो रूड मत बनो, ज़रूर वो थोड़ी दिल से जिएंगी और संवेदनशील रहेंगी, मेरे को लगता है। डायरी लिखने का आईना पता नहीं, हो सकता है सारी लड़कियाँ कुछ ना कुछ लिखती हैं, कुछ लिख पाती हैं, कुछ नहीं लिख पाती हैं। क्या जानबूझकर इस किताब का आकार छोटा रखा गया है क्योंकि लोगों के पढ़ने का धीरज कम हो रहा है, या शैलजा पाठक ने सोचा कि मैं सबसे सघन स्मृतियों को ही रखूंगी, बाकी छोड़ दूंगी? स्मृतियाँ सारी सघन थी, किताब छोटी इसलिए रखी गई होगी कि इंसान अगर आधा घंटा पढ़ रहा हो तो वो अगले 1-1.5 घंटे तक रो ले, ज़्यादा मोटी रहती तो ज़्यादा दुखी रहता। क्या सचमुच में इसका दूसरा पार्ट लिखने की कोशिश है? पार्ट दूसरा क्या, दूसरा तो अनगिनत बहुत सारी स्मृतियाँ एकदम लाइन से आएंगी। वो चले गए क्या सर? वही लेके आएंगे सारी किताब राजकमल से। मुझे लगता है कि ये बातचीत यहाँ हम ख़त्म करें, लेकिन ख़त्म करने से पहले इस किताब का तुम्हारा मनपसंद पन्ना मैं पढ़ के सुनाना चाहता अरे हूँ। वाह। ये पेज नंबर 92, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। वो घड़ी कम देखता है, मुझे भी ऐसी आदतें पसंद, खामखा बार बार घड़ी देख समय का ही क्यों दिल जलाना। सुनो, घड़ी उतार कर टेबल पर रख दो, दरवाजे बंद कर दो, दिन और एक रात के आने जाने की बात भूल जाओ। तारीखें फिर भी बदलेंगी ना, प्यार में सारे असंभव संभव हैं। अगर जो मैं नहीं रहूंगी, इस सवाल को पूछ सभी प्रेमिकाएं प्रेमी की आंखों में व्यग्र लहरें देखना चाहती हैं। इस समय उसे जिंदगी के किसी भी झूठ का गुलाबी सहारा ही लेना चाहिए, मैं मर जाऊंगा। इन बातों से आसपास की धूप जरा और हरी होती होगी। कबूतर आंख बंद करके सुनते हैं इसे, चिड़ियां दाना चुगना भूल जाती हैं। सुनो, अपना ख्याल रखना कि कोई तुम्हें बेइंतहा प्यार करता है इस धरती पर। दिल के कितने ख्वाब हैं, दिन के कितने ख्वाब हैं, और वो कमबख्त भूल कर भी नहीं भूलता कि मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मुझे अब निकलना चाहिए। यार, तुम बड़े बेदिल हो। एक गुड बाय आलिंगन, कान के पास सरसराती सी आवाज, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर अगली बार मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मिलोगी ना? जवाब हाँ।